देश में कोरोना के हालात को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सबसे अहम फैसला ये कि कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए एमबीबीएस छात्रों को लगाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल इंटर्न की ड्यूटी भी कोविड मैनेजमेंट में सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में लगाई जाएगी। इसके साथ ही जिन मेडिकल कर्मचारियों ने कोविड-19 ड्यूटी के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान भी दिया जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीट पीजी की परीक्षा को अगले 4 महीनों के लिए टाल दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण बने हालात को देखते हुए मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा से 1 महीने पहले स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गैसीय ऑक्सीजन के मेडिकल इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। वैसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की जा रही है जो शहर के नजदीक हैं। कई स्टील प्लांट, रिफाइनरी और दूसरी इकाइयां गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। इन इकाइयों के आसपास करीब 10,000 ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पीएम केयर फंड की मदद से करीब 1,500 पीएसए यूनिट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में 300 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसमें से 61 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड के जरिए लगाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग विभागों को भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें गन्ना विभाग चीनी मिलों के माध्यम से 75 प्लांट लगाएगा, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 24 प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अपने कोटे से कुल 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें दिल्ली में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही कहा है कि यहाँ डीआरडीओ ने जिस तरह एक अस्पताल बनाया है, वैसे ही और अस्पताल बनाने में सेना हमारी मदद करे। शनिवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि कोविड से निपटने के लिए उसने सेना की मदद क्यों नहीं ली। इसके बाद ही दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र से मदद मांगी गई। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सेना मांगने की जानकारी हाईकोर्ट को दे दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र को जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं। कोरोना संकट में कर्नाटक के चामराजनगर से दिल दहलाने वाली खबरें आई। जिला अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 24 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 23 कोरोना संक्रमित और एक दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीज शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मौत ऑक्सीजन की कमी और दूसरी वजहों से हुई है, लेकिन जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की घबराहट में बहुत ज्यादा लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक सीटी स्कैन से लोग खुद को रेडिएशन के संपर्क में ला रहे हैं। इसके बाद में कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने लोगों को एक्सरे कराने की सलाह दी है। अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो।
महाराष्ट्र में कोरोना से राहत के संकेत है। राज्य में 3 मई को आए आंकड़े के मुताबिक बीते एक दिन में 48,621 केस ही आए, जबकि 59,500 लोग कोरोना से ठीक हुए। मुंबई में नए केस की संख्या 2,662 रही। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा अभी भी काफी ज्यादा है। ताजा आंकड़ों में 567 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में एक दिन में मरने वालों की तादाद 78 दर्ज हुई है। पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या अभी 6 लाख से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। 3 मई को बीते एक दिन में 30,000 से कम नए केस दर्ज हुए, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 38,500 से ज्यादा है। यूपी में एक दिन में 288 लोगों की मौत हुई है। यूपी में तो कोरोना के हालात संभल रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में कोरोना के नए केस बढ़कर 1446 हो गए हैं, जबकि एक दिन में नोएडा में 13 लोगों की मौत हुई है। सहारनपुर में भी एक दिन में 1222 नए केस से चिंता बढ़ी है। कोरोना का गंभीर संकट कर्नाटक में बना हुआ है। वहां 3 मई को आए आंकड़ों में बीते एक दिन में 44,438 नए केस दर्ज किए गए हैं और 239 लोगों की मौत हुई है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में सबसे ज्यादा कहर है, जहां 22,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। राज्य में कोरोना केसेस का पॉजिटिविटी रेट 29.80% है। कोरोना का असर धीरे धीरे केरल में भी घट रहा है। 3 मई को आए आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में राज्य में 26,000 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 45 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 5,450 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अभी 27.01% है। केंद्र शासित चंडीगढ़ में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि बैंक और जरूरी सेवाओं में लगे बिजनेस प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। लॉकडाउन आज शाम 5 बजे से लागू होगा। लॉकडाउन 11 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बिहार में कोरोना से निपटने के तौर तरीकों पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट की नाराजगी मोल लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कोरोना महामारी के बीच बिहार सरकार पूरी तरह नाकाम है। कोर्ट की यह टिप्पणी बिहार में लॉकडाउन को लेकर पूछे गए सवाल पर कोई साफ जवाब न मिलने पर आई। कोर्ट ने अब मंगलवार तक बिहार सरकार को यह बताने को कहा है कि लॉकडाउन पर राज्य सरकार विचार कर रही है या नहीं। बिहार में कोरोना काल से निपटने के लिए राहत सामग्री और उपकरण खरीदने के लिए विधायक निधि के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। हर एक विधायक को अपनी विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए देने होंगे। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से मिलने वाली राशि को स्वास्थ्य विभाग में गठित कोरोना उन्मूलन कोष में जमा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने दोहराया कि तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों को भी टीका मुफ्त लगेगा। तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश को 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत होगी। टीका उपलब्ध न होने से 1 मई को टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो सका है। मुंबई में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा। वैक्सीन की कमी से टीकाकरण रुक गया था। 4 दिनों के बाद फिर टीकाकरण शुरू होगा। उधर यशराज फिल्म्स ने 30,000 सिने कर्मियों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाने का फैसला किया है। यशराज फिल्म्स की ओर से इस सिलसिले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी गई है। यशराज फिल्म्स कोरोना जागरूकता अभियान का खर्चा भी उठाएगा। सोमवार से दिल्ली में 18 से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली के 77 स्कूलों में सेंटर बनाया गया था। पहले दिन 18+ वैक्सीनेशन अभियान में कई सेंटर्स पर लंबी लाइन देखी गई। दिल्ली के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटती नजर आई। दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त
आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी 5 मई यानी बुधवार को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सोमवार की शाम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। टीएमसी को 214 सीटें मिली हैं। हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा 66 साल की ममता बनर्जी को फिर किसी सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इससे पहले ममता ने 20 मई 2011 को पहली और 27 मई 2016 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में डर का माहौल है। सत्ताधारी पार्टी हाथ बांध कर बैठी है। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। इससे पहले काउंटिंग वाले दिन कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के आरोपों के बीच सियासत एक बार फिर सुलगने लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोलकाता दौरे पर पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेपी नड्डा कोलकाता के आसपास के उन जिलों में जाएंगे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और मारपीट की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंसा के शिकार हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मिलेंगे। सूत्रों की माने तो कोलकाता में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बंगाल बीजेपी 1 दिन का धरना देने की भी तैयारी कर रही है। चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और हत्या की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात करने के लिए बुलाया। पुलिस अफसरों से कानून का राज बहाल करने के लिए सही कदम उठाने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे से जारी है। फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। वहां 40 में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 6 सीट आई है। बीएसपी ने 5 सीट पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों पर बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीते हैं और समाजवादी पार्टी ने 15 पदों पर अपना कब्जा जमाया है। उम्मीद है अब से थोड़ी देर में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।